हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि जो आपका चैप्टर है कंप्यूटर लैंग्वेज इसकी जनरेशन जो भी हैं वो क्या हैं। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग और इसके अलावा लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, आपको कभी घर पर अगर कोई सामान चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताते हैं? बोलकर बताते हैं ना। जैसे आपको भूख लग रही है, आपको कुछ खाने का मन किया तो आप बोल कर बताएंगे ना। तो जो आप यूज़ कर रहे हैं कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही किसी को कोई चीज़ बताने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब हमें कंप्यूटर से काम करवाना है, और अगर कंप्यूटर से काम करवाना है तो कंप्यूटर एक मशीन है, तो अगर ऐसे बोल देंगे तो वो काम तो करेगा नहीं। यानी हम उस लैंग्वेज में उसे बताना पड़ेगा जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता हो। जाहिर सी बात है। अब इतना आप समझ गए कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज मतलब वो मीडियम जिसके थ्रू आप सामने वाले को एक्सप्रेस कर सकते हो अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपने थॉट, अपनी फीलिंग्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोग्राम क्या होता है। देखिए, आपको यहाँ पर बोल्ड कलर में नज़र आ रहा होगा प्रोग्राम। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी कि प्रोग्राम जो होता है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है, ठीक है ना। अब इसमें प्रोग्राम का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ समझाना कि कोई काम कैसे करना है। अब कंप्यूटर एक मशीन है, कोई काम करवाने के लिए खुद से तो काम नहीं कर सकती, तो हमें उसे समझाना पड़ेगा, और समझाने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। अब ये प्रोग्राम क्या है, वही बात दोबारा से बताते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि हमें जो कंप्यूटर से काम करवाना है, इंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सारे इंस्ट्रक्शन का एक सेट बना देंगे, स्टेप बाय स्टेप एक सेट बना देंगे। उसमें लिख देंगे हम कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे एक एक स्टेप हम लिख देंगे। तो हमने एक स्टेप में स्टेप बाय स्टेप हमने क्या लिख दी, इंस्ट्रक्शंस लिख दी। और जो ये इंस्ट्रक्शन हमने लिख दी इसका एक सेट बन गया। एक सेट का मतलब एक ग्रुप बन गया। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कह दो चाहे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह दो, इसी को हम कहते हैं प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखी हैं वो आप लिख रहे हो, तो वो कोई ना कोई लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना। और वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? जो कंप्यूटर को समझ में आती हो। तो जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हो प्रोग्राम को राइट करने के लिए, हम उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और जो प्रोसेस होती है आपकी इंस्ट्रक्शन को लिखने की, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, यानी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को राइट करने की यानी लिखने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोग्रामिंग होती है। आपने बहुत सुना होगा प्रोग्रामिंग, और आपने ये भी सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्राम को जिस प्रोसेस के थ्रू आप राइट करते हो वो प्रोग्रामिंग होती है, और जिस लैंग्वेज के थ्रू आप प्रोग्राम को जनरेट करते हो, क्रिएट करते हो, उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हो। क्लियर हो गई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज को हमने 4 जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है। पहला मशीन लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद आपका हाई लेवल लैंग्वेज, फिर 4th जनरेशन लैंग्वेज। 4th जनरेशन में हमने नाम कुछ नहीं मिला हमको रखने के लिए, तो हमने सिर्फ 4th जनरेशन लैंग्वेज रख दिया। अब ये 2 तरीके की, इनको भी आप फर्दर 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। इसमें मशीन और असेंबली, इन दोनों को हम लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं, और हाई लेवल और 4th जनरेशन लैंग्वेज, इन दोनों को हम हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। मशीन और असेंबली दोनों लैंग्वेज लो लेवल कैटेगरी में, और हाई लेवल और 4th जनरेशन लैंग्वेज हाई लेवल कैटेगरी लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं और मशीन लैंग्वेज समझते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या है? देखिए, पहले मशीन लैंग्वेज आई, फिर असेंबली आई, फिर हाई लेवल और फिर 4th जनरेशन। अब कोई भी चीज़ तभी आती है जब हमें उसमें कुछ दिक्कत आती है। जैसे कि पहले आपके घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होगी, आपने शायद बहुतों में से, तो बहुत बच्चों में से किसी ने देखी भी नहीं होगी ब्लैक एंड वाइट, लेकिन अपने मम्मी पापा से घर में पूछ सकते हैं, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थी। अब उसमें दिक्कत आती थी तो कलरफुल टीवी आई, फिर कलरफुल बहुत ज़्यादा पीछे से उसकी पीठ निकली होती थी, है ना, तो फिर एकदम स्लिम, अब LCD LED टीवीज़ आ रही है ना। ऐसे ही मशीन लैंग्वेज में हमें प्रोग्राम लिखने में दिक्कत आती थी
क्योंकि इसके अंदर जो हम स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते थे वो बहुत ज़्यादा टफ होते थे, जो समझ से बाहर होते थे, उन्हें याद रखना पाना मुश्किल था। तो इस वजह से इस लैंग्वेज को क्रिएट करना, इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाना, ये थोड़ा टफ था, थोड़ा नहीं बहुत टफ था, और इसे स्पेशलिस्ट ही लिख सकते थे। इसलिए हमने मशीन लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज लाई। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज थी, इस मशीन लैंग्वेज को आप मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हो। बाइनरी लैंग्वेज यानी इसके अंदर 2 डिजिट होते हैं, एक होता है 1। कंप्यूटर ना सिर्फ बाइनरी या मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, कंप्यूटर समझता है ऑन या ऑफ, क्योंकि वो एक मशीन है। तो 1 का मतलब होता है ऑन, ये ऑन स्टेट को दिखाता है, और 0 का मतलब होता है ऑफ, ये ऑफ स्टेट को दिखाता है। अब बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझ सकता है। तो इसको जो टाइप करने का जो तरीका है, जो बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स का हम यूज़ करते हैं जिससे कि ये यूज़ हो पाता है। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत टफ थी, इसे बनाने में, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम होता था। और एक और दिक्कत आती थी, देखिए हर एक कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईच फैमिली प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग वेरियस ऑपरेटिंग। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका प्रोसेसर है, ठीक है ना, हर एक कंप्यूटर के लिए हमें मशीन लैंग्वेज, ज़रूरी नहीं है कि आपने मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया तो वो आपके कंप्यूटर में चली जाए या मेरे कंप्यूटर में चली जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन और हमारे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है अलग हो। इसलिए ये भी दिक्कत आती थी कि मशीन लैंग्वेज में, अब जैसे कि व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप डाउनलोड करते हो तो व्हाट्सअप तो आप सभी के फ़ोन में चल जाता है ना, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में नहीं बना हुआ है। ठीक है, अगर बना होता तो ज़रूरी नहीं कि आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फ़ोन में वो इजीली वर्क कर लेता है। तो वो बाद की जो लैंग्वेज आई हैं उनके अंदर वो डेवलप हुआ है। ठीक है ना, ऐसे ही जो कंप्यूटर होता है मशीन लैंग्वेज में, जितना भी हम प्रोग्राम बनाते थे तो पहले ज़रूरी नहीं होता था कि वो सबके कंप्यूटर में ही चली जाएगा। तो यानी हर एक कंप्यूटर के लिए हमें नया प्रोग्राम जनरेट करना पड़ता था, बनाना पड़ता था, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। तो इसलिए हम लेकर आए असेंबली लैंग्वेज को। अब इसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी देखते हैं। देखिए असेंबली लैंग्वेज ये भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ी मशीन लैंग्वेज से इजी है, क्योंकि इसके अंदर हम थोड़े इंग्लिश वर्ड्स का और मैनी कोड, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, हैज़ हो गया, स्टार हो गया, है ना, डॉलर का, ये इन साइन का यूज़ करके हमने इसे बनाया। ठीक है, थोड़ा सा उससे इजी था, लेकिन दिक्कत इसमें भी आती थी, ये भी टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन ठीक है ये चल जाता था। इसमें भी वही दिक्कत थी, ठीक है, कि मतलब जिसमें हम बना लेते थे, एक बार हमने कोई प्रोग्राम बना दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे कंप्यूटर में चली जाएगा। ठीक है, वो हर एक कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो इसलिए इसके बाद हम लेकर आए हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज थी ये लिखने में बहुत इजी हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हम टाइप करते थे वो इंग्लिश सेंटेंस को टाइप करते थे, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस नहीं कि इंग्लिश में जो भी आपने लिख दिया वो लिख दिया, ऐसा नहीं। कुछ शॉर्ट, जैसे कि पूरा वर्ड होता है ना, उसको हम शॉर्ट करके कुछ एब्रीवेट कर देते हैं, एब्रीवेशन उसको कहते हैं ना, तो उसको छोटा छोटा करके कुछ कोड बना देते थे, लेकिन उससे बहुत ईजी हो गया था। ठीक है, तो अब आप लोग जो सीखते हो वो कोडिंग में C++, जावा, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सीखते हो, जैसे आप कोडिंग समझते हो या कोडिंग कहते हो। एक और चीज़, असेंबली लैंग्वेज हमने बना तो दी, लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था कि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो जब मशीन लैंग्वेज समझता है तो वो असेंबली लैंग्वेज को कैसे समझेगा। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो असेंबली लैंग्वेज है, इसको हमें, जब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं तो अब इसको वापस से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर की ज़रूरत होती है। तो असेंबली लैंग्वेज को वापस से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं, जिस टूल का हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं असेंबलर। जो मीडिएटर होते हैं जो कन्वर्ट करने का, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे जो PM साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अगर विदेश में चले जाएं, फॉरेन में चले जाएं, मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, अब मोदी जी कुछ कहेंगे, ठीक है ना, और वो कहेंगे, मान लीजिए हिंदी में वो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो कैसे समझेंगे उस चीज़ को। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक मीडिएटर खड़ा कर सकते हैं।
या फिर हम एक ट्रांसलेटर खड़ा कर सकते हैं बीच में, जो ट्रांसलेट कर दे, जो हिंदी में हमारे मोदी जी बोलेंगे वो, तो हम, लेकिन जो मीडिएटर या जो ट्रांसलेटर होगा उसको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी तो, यानी वो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे और इंग्लिश को हिंदी में। ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी रशिया चले जाएं, रूस चले जाएं, रशिया, और वहाँ पर वो रशियन भाषा उनको समझ में आएगी नहीं। अब हो सकता है कि जो पुतिन साहब हैं, ठीक है, यानी जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, वो अगर रशिया में यानी रूसी भाषा में कुछ बोलते हैं तो हमारे पीएम साहब को कुछ समझ में नहीं आएगा, और हमारे पीएम साहब अगर हिंदी में कुछ बोलेंगे तो उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम बीच में एक मीडिएटर खड़ा कर देते हैं, एक ट्रांसलेटर खड़ा कर देते हैं, जो क्या करता है, दोनों लैंग्वेज जानता है, रशियन भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है ना। तो जिस लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करना है वो ट्रांसलेट करके दे देता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं समझता, लेकिन हमें भी दिक्कत थी तो हमने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बना लिया। अब इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो कन्वर्टर हैं, ठीक है, ये कौन है, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए असेंबलर, ठीक है, याद रखना। अगला हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज मैंने बता दिया थोड़ी सी इजी थी, इसके अंदर हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते थे, एब्रीवेट करके उनका यूज़ करते थे, यानी छोटा कर देते थे, कुछ स्पेशल कोड बना लेते थे, इंग्लिश सेंटेंस ही होते थे प्रॉपर, लेकिन कुछ वर्ड हम स्मॉल कर देते थे, शॉर्ट कर देते थे, शॉर्टकट में लिख देते थे। अब इसके एग्जाम्पल हैं C++, जावा, पाइथन एटसेट्रा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो तरीके के ट्रांसलेटर का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो हमें ज़रूरत है कि हाई लेवल लैंग्वेज को वापस से किस में कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्टर चाहिए, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्टर या ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर आपको 2 तरीके के ट्रांसलेटर मिलते हैं, असेंबली को असेंबलर पर ट्रांसलेट कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसके अंदर हमारे पास 2 तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, 2 तरीके के ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं। इसमें क्या होता है, एक होता है इंटरप्रेटर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे देखिए, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं ये दोनों ही ट्रांसलेटर हैं, यानी कि ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, कैसे चेंज करता है। इंटरप्रेटर देखिए क्या होता है, इंटरप्रेटर जो होता है वो ट्रांसलेट कर सकता है प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में। लो लेवल मतलब मशीन लैंग्वेज में। लेकिन दिक्कत क्या है ना, ये हम स्टार्टिंग में कोई चीज़ बनती है तो इतनी अच्छी नहीं बनती। तो जब हमने इंटरप्रेटर का यूज़ किया था तो ये क्या करता था, एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन ये क्या करता था, उसे ट्रांसलेट करता था। और अगर बीच में कोई गलती आ गई तो वहीं का वहीं रुक जाता था। तो पहले उस गलती को सॉर्ट आउट करो, रिमूव करो, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट का काम करता था। और दूसरी बात, इसके अंदर हम स्टोरेज भी नहीं कर सकते थे, यानी ऐसे कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया और उसको आपने कंप्यूटर में इंटरप्रेटर से ट्रांसलेट कर रहे हो, तो ये मेमोरी इसके पास नहीं थी, यानी ये मेमोरी ये इसको क्या स्टोर नहीं कर पाता था। यानी हर बार जब भी आपको प्रोग्राम यूज़ करना होता था तो क्या करते थे, ये इंटरप्रेटर हर बार इंटरप्रेटर से इसको चेंज करना पड़ता था मशीन लैंग्वेज में। इसके पास कोई स्टोरेज नहीं होता था, ठीक है। तो ये हर बार हमें क्या करना पड़ता था, इसके अंदर हमें हर बार इंटरप्रेटर का यूज़ करना पड़ता था और मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता था, ठीक है। तो ये दिक्कत थी। इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत स्लो थी, ठीक है ना, स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड भी थी, यानी धीरे धीरे ये काम कर पाता था, धीरे धीरे प्रोग्राम को ये दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाता था। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी, फिर हम लाए कंपाइलर को। कंपाइलर एक दूसरा टाइप का आपके ट्रांसलेटर है, ठीक है, जो थोड़ा फास्ट काम करेगा। देखते हैं इसके अंदर क्या, देखिए कंपाइलर ये ऑल्सो क्या है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, और इसका यूज़ करके आप हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो मशीन लैंग्वेज में, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे होल प्रोग्राम एट वंस, यानी पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में क्या कर देता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को चेंज कर देता है आपकी मशीन लैंग्वेज में। यहाँ पे लिखा भी है कि इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस, दैट इज जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ एरर्स, ठीक है ना। ये लिस्ट अलग से दिखा देगा एरर्स की और चेंज कर देगा, उन एरर्स को रेक्टिफाई भी ये कर देता है, ठीक है ना, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है। इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड भी बहुत हाई होती है और ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है, एक साथ ये चेंज कर देता है। तो ये फ़ायदा होता है, जब लाइन बाय लाइन करता है तो वो स्लो करता था इंटरप्रेटर, और कंपाइलर बहुत फास्ट करता था। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इसमें जान ली, ठीक है। ये तो हो गए आपके कंपाइलर। अब
हम लोगों को दिक्कत होती तो हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमने सबसे पहले मशीन लैंग्वेज बनाई, दिक्कत आई तो असेंबली लैंग्वेज बनाई, असेंबली को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर टूल का यूज़ किया, उसके बाद हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ किया, हाई लेवल लैंग्वेज को लेकर आए, फिर उसका यूज़ किया। अब हमको इससे भी दिक्कत आ रही थी कि हम जल्दी से हम राइट कर पाएँ, डायरेक्ट हम समझ पाएँ, इसे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, तो हम फिर लेकर आए 4th जनरेशन लैंग्वेज को। 4th जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है, 4th जनरेशन लैंग्वेज आर मोर लाइक ह्यूमन लैंग्वेज। जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, जैसे देखिए रोबोट होते हैं, उनको आप डायरेक्ट कुछ बोलो तो वो डायरेक्ट कोई काम करने लगते हैं। इसका मतलब क्या, क्योंकि रोबोट भी एक टाइप के कंप्यूटर होते हैं, तो अगर वो डायरेक्ट हमारी बात को सुनकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी बात को डायरेक्ट समझ रहे हैं, है ना। यानी ह्यूमन लैंग्वेज को हमने 4th जनरेशन में क्या किया है, ह्यूमन लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज से हमने क्या किया है, जो प्रोग्राम हमारे होते हैं राइट करना, हमने ऐसा किया कि ये राइट हो पाए। तो इसका यूज़ हमें करने के लिए ये बहुत इजी हो गया ना। अब ये जो इनका यूज़ करना होगा अब वो बहुत इजी हो गया हमको। इसमें हमें क्या होता है, इसमें इसके एग्जांपल हैं SQL, ओरेकल, पोस्ट स्क्रिप्ट, इन्फॉर्मिक्स, है ना, ये सारी कंसीडर्ड एज अ 4GL, ये सारी 4GL लैंग्वेज होती हैं, हम कंसीडर करते हैं। और दीज लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट, यानी जितनी भी जो लैंग्वेज होती है मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी मशीन आपकी कैसी भी हो, कोई भी हो, एक बार जो इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम राइट हो गया, वो हर किसी टाइप की जो आपके कंप्यूटर है उसमें वो वर्क करने के लिए रेडी रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो जो आपका 4GL लैंग्वेज है वो अभी लेटेस्ट में है, और इसमें जो प्रोग्राम को लिखना है, प्रोग्रामिंग करना है, बहुत इजी हो चुका है। आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जो आप बोलते हैं, ठीक है, उसी लैंग्वेज में आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, यानी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये चैप्टर है, इसका आपको मुझे लगता है रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस चैनल में हम यूट्यूब पर हमने चैनल बनाया है, तो इसको आप क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और ठीक है, लाइक कर देना। चलिए, बाय बाय।